नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपका टॉपिक का नाम है संसदीय प्रणाली। यह आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से लिया गया है। यह क्लास आपके यूपी त्रिपक्षी पैट, SSC GD, यूपी PSS IAS, यूपी त्रिपक्षी पैट इत्यादि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RO के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। तो शुरू करते हैं। संसदीय प्रणाली। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। क्या कहा गया है? संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। कौन सी सेना है? थल सेना, वायुसेना और कौन सी सेना है? जल सेना। क्या है? इन तीनों का प्रमुख होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। आपको बताना है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हमारी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो एक आदिवासी हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसका राष्ट्रपति का आपका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके कम से कम जो निर्वाचित होने की आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जो राष्ट्रपति को होता है वो सर्वोच्च कौन दिलाता है? आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, उनका भी फायदा हो सके जिससे। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसके? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप राष्ट्रपति पर ज़्यादा महाभियोग नहीं लगा सकते, लेकिन एक संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगा सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। किस पद्धति द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, कौन से 2 सदन हैं? राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे लाइन है, ये पेपर में कई बार पूछी गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्रों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा मतलब MLA, विधायकों द्वारा। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में आपके इधर दिए जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य में विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इसमें जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत में 1965 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। कब की गई? 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया गया था। कब? 92 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। आपसे पेपर में काफ़ी बारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय आपात संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। आगे देखते हैं। बस 1969 में कुछ सप्ताहों 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के पदभार ग्रहण किया था। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि 1969 में कुछ सप्ताहों के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनको पदभार ग्रहण किया गया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु किस प्रस्ताव को वापस करने में स्व-विवेकाधिकार से आचरण करते हैं? क्या क्या यहाँ पे कहा गया है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्व-विवेकाधिकार से आचरण करते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होता है। क्या होता है? संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होता है किसके लिए? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आगे देखते हैं। 1975 में जब आपातकालीन घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? आपसे पेपर में पूछा जाता है कि 1975 के दौरान जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। जो राष्ट्रपति होता है वो कानून से जुड़े किसी भी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय व्यापक महत्व का हो। आपसे ये भी कहा गया है, पेपर में पूछा गया है 143 में क्या है? 143 के अनुसार विधि तथा तथ्य के विषय में उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय व्यापक महत्व का हो। आगे देखते हैं। भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में कौन थे राष्ट्रपति? तो जाकिर हुसैन जी थे। कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उस समय कार्यकाल भारत के तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की दृष्टि कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों। भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम इस प्रकार है कि आप लोगों को भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल बताना है। किस प्रकार है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद। ये भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के सही क्रम है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। कौन थे? आपसे पेपर में पूछा जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राजनीतिक राष्ट्रपति थे या गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे? तो आपको यहाँ पे सही करना होगा, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया। आपसे बहुत पेपर में बहुत बार पूछा गया है। भारत में पहली महिला उम्मीदवार बताओ जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था। तो किसने लिया था? लक्ष्मी सहगल ने लिया था। आगे देखते हैं। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। क्या? कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में क्या? आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती है। आपके PSS में कभी कभी स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार किसको है? सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य का उपराज्यपाल होता है वो राज्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल होता है वो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार है। किसका है? संबोधन का अधिकार किसको है? भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहें अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है। आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि भारत के इनमें से राष्ट्रपति कौन नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार किसको है? संसद के दोनों सदनों के हैं। संसद के दोनों सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। अच्छा, आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्रियों की आपकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कभी कभी पढ़ाने में PDF गलत हो जाता है कि उसकी वजह से या पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, देख लीजिएगा उसे। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। डॉक्टर सीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर संजीव रेड्डी जो थे भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किसके निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। तो बीबी गिरी के समय निर्वाचन के समय दोबारा जनगणना मतगणना की गई थी। आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंतर्गत आहूत की जाती है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत आहूत की जाती है। 108 नंबर आप लोगों को पता होगा किस लिए है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन है। आगे देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासनकाल और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया जाता है। पेपर में आपसे 100% श्योर है, पूछा जाता है। संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, शेयर को जरूर कीजिएगा क्लास को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत क्या करता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। किसमें? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं आर्टिकल 356 के तहत। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया, तो भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
आपसे पेपर में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। और राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। आगे देखते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष कितनी रखी गई है, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। आगे देखते हैं, सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, विधानसभा के निर्वाचित के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, कौन सी पद्धति के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत की संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल हैं। भारत के संघीय कार्यकाल में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री सहित तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन बने, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो भारतीय संसद है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। जो आपको लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा को जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जनता के सदन के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान रखना। जो ऐसे व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। आगे देखते हैं,
भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी किसकी पोती थी? मोतीलाल नेहरू की पोती थी। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए। कौन से प्रथम आम चुनाव कब हुए? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका के विधायिका के क्या प्रति होती है? प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। सरकार के जो संसदीय स्वरूप में मंत्रिपरिषद की क्या होती है? वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। लोकसभा में अधिकतम 550, वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य कितने हैं? अधिकतम कितने होते हैं? 550, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 सदस्य हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। एक बार फिर इसे रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 334 आर्टिकल संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन थी, ध्यान से पढ़िएगा। संसद में सामान्यतः आम बजट के 28 फरवरी को पेश किया जाता है। कब संसद में सामान्यतः आम बजट कब पेश किया जाता है? 28 फरवरी को पेश किया जाता है, किंतु वर्तमान में इसे फरवरी को पेश किया जाता है। वर्तमान में इसे कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को पेश किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि शून्यकाल किसे कहते हैं? 0 आवर। लोकसभा में दोपहर बजे से अपराह्न 1 बजे तक जो होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। कितना कहते हैं? 0 आवर किसे कहते हैं? लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उसमें राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आगे देखते हैं, भारतीय संसद ने हाल ही में PFRDA बिल पारित किया। कौन सा बिल पारित किया है? PFRDA बिल पारित किया है। PFRDA का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि PFRD क्या है, तो भारतीय संसद ने हाल ही में एक PFRD लागू किया है। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। लोकसभा में एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आगे देखते हैं, यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको कैसी क्लास लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे ताकि ये क्लास देख सके और इस क्लास का लाभ लें। धन्यवाद।